आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो हमारी मान्यताओं और हमारी क्षमताओं के बारे में है। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या फिर शायद मैं इस काम के लिए बनी ही नहीं हूँ। बिल्कुल। आज हम इसी सोच की जड़ तक जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी काबिलियत के बारे में जो मानते हैं वो हमारी जिंदगी को कैसे गढ़ता है। और इसके लिए हमारे पास आज मनोविज्ञान, दर्शन और यहाँ तक कि कुछ लोकप्रिय कल्चर से जुड़े कमाल के स्रोत हैं। हाँ। हम स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के माइंडसेट पर किए गए काम को देखेंगे, एल्बर्ट बंडूरा के सेल्फ एफिकेसी सेल्फ एफिकेसी के सिद्धांत को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी हमारी कोर बिलीफ्स के बारे में क्या कहती है। और सिर्फ पश्चिमी मनोविज्ञान ही नहीं, हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और आत्मविश्वास पर दिए गए गहरे दर्शन को भी टटोलेंगे और साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी जो आजकल बहुत पॉपुलर धारणाएं हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। जरूर। तो आज का मिशन साफ है, इन सभी धागों को जोड़कर ये समझना कि हमारी क्षमता की सीमाएं क्या सच में तय हैं या फिर वो सिर्फ हमारी सोच का एक नतीजा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सोच को बदला जा सकता है? एग्जैक्टली। चलिए तो शुरू करते हैं मूल मान्यताओं से, मतलब कोर बिलीफ्स। ये वो गहरी, लगभग अदृश्य धारणाएं हैं जो हम अपने बारे में, दुनिया के बारे में और दूसरों के बारे में रखते हैं। एक तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। बिल्कुल सही कहा। जो पर्दे के पीछे से हमारे हर फैसले, हर रिश्ते और हमारी सफलता को कंट्रोल करती हैं। और स्रोत यही बताते हैं ना कि ये ज्यादातर बचपन के अनुभवों से ही बनती है। हाँ बिल्कुल। जैसे स्कूल में किसी टीचर का बार बार कहना कि तुम मैथ्स में कमजोर हो या फिर घर पर हमेशा किसी भाई बहन से तुलना होना। तुलना, हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और धीरे धीरे ये बातें हमारे लिए एक सच्चाई बन जाती हैं, हम उन्हें कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। सही बात है। और तो और हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी इस मान्यता को सही साबित करें। हाँ, और जो इसके खिलाफ जाए उसे या तो हम देखते नहीं या तुक्का मानकर भूल जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अच्छा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी में इसका एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाया जाता है। कैसे? इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए बचपन में किसी को बहुत आलोचना सुनने को मिली। अब उसके मन में एक मूल मान्यता घर कर जाती है, मैं शायद काफी अच्छा नहीं हूं, या मेरी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एग्जैक्टली। ये तो बहुत छोटी उम्र में ही तय हो गया। अब इसका असर बाद की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। तो सोचिए, वही इंसान बड़ा होता है और उसका कोई रिश्ता टूट जाता है, जो कि आम बात है। लेकिन उसका दिमाग तुरंत उस पुरानी फाइल को खोलता है और उसके मन में विचार आते हैं, ये सब मेरी ही गलती है, मुझ में ही कोई कमी है, मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा। ओहो। और नतीजा, वो इंसान लोगों से कटने लगता है, उदासी और चिंता उसे घेर लेती है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वो इन विचारों को फैक्ट्स मान लेता है। बिल्कुल, तथ्य, जबकि वो सिर्फ विचार हैं जो एक पुरानी और शायद गलत मान्यता से पैदा हो रहे हैं। वाह, मतलब हमारी आज की भावनाएं और व्यवहार हमारे बचपन के किसी अनुभव से जुड़ी एक मान्यता पर टिके हो सकते हैं। हाँ। ये समझने के बाद कैरोल ड्वेक का माइंडसेट वाला सिद्धांत और भी ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी क्षमताओं के बारे में इन्हीं मान्यताओं पर बात करती हैं। ड्वेक कहती हैं कि लोगों की दो तरह की मूल मान्यताएं या माइंडसेट होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी प्रतिभा, उनका टैलेंट सब कुछ जन्म से तय है, पत्थर की लकीर है। हाँ, इसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए उनका पूरा ध्यान हर समय स्मार्ट दिखने पर होता है। वो गलतियों से डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हुए तो सब उन्हें बेवकूफ समझेंगे। सही। और ये कितना खतरनाक है, मतलब आप कुछ नया ट्राई ही नहीं करेंगे इस डर से कि कहीं मैं बेवकूफ ना लगूं। सीखने का तो पूरा दरवाजा ही बंद हो गया। ड्वेक अपनी एक किताब में बताती भी हैं कि जब वो स्कूल में थीं तो बच्चों को उनके आईक्यू स्कोर के हिसाब से बिठाया जाता था। अच्छा। इससे बच्चों में अपनी स्मार्ट होने की इमेज खोलने का एक गहरा डर बैठ गया था। और इसी से जुड़ा उनका सबसे बड़ा पॉइंट है, जो खासकर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक चेतावनी जैसा है। वो ये कि जब हम बच्चों की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेल रहे होते हैं। एक मिनट, ये तो सुनने में उल्टा लग रहा है। हम तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। लगता है, पर इसमें गड़बड़ है। गलत यह है कि बच्चा ये सीखने लगता है कि उसकी कीमत उसके स्मार्ट होने में है।
अच्छा। फिर वो सिर्फ वही काम करता है जिसमें वो स्मार्ट दिखे और उन कामों से बचता है जिसमें फेल होने का खतरा हो। समझ गए। ड्वेक कहती हैं कि तारीफ इंटेलिजेंस की नहीं, बल्कि कोशिश की, मेहनत की और मुश्किलों से जूझने के जज्बे की होनी चाहिए। जैसे तुमने इस सवाल पर बहुत मेहनत की, ये देखकर अच्छा लगा। हाँ, या जिस तरह से तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, वो तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मतलब तारीफ नतीजे की नहीं, प्रक्रिया की होनी चाहिए। प्रक्रिया की होनी चाहिए। ये तो हुआ फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरा क्या था? दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं मेहनत, अच्छी स्ट्रैटेजी और दूसरों से मदद लेकर विकसित की जा सकती हैं। उनके लिए दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। बिल्कुल, जिसे जितना इस्तेमाल करो वो उतना ही मजबूत होता है। जी। ये लोग चुनौतियों को पसंद करते हैं, उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। और फेलियर उनके लिए अंत नहीं है, बल्कि एक जानकारी है कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा आजमाते हैं। ये माइंडसेट वाली बात तो बहुत साफ हो गई। पर क्या सिर्फ सही माइंडसेट रखना ही काफी है? मुझे लगता है एक और चीज जरूरी है, ये विश्वास कि मैं ये खास काम कर सकती हूँ। बिल्कुल, और यहीं पर एल्बर्ट बंडूरा का सेल्फ एफिकेसी यानी आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत आता है। अच्छा। ये माइंडसेट से जुड़ा है, पर उससे अलग और बहुत बहुत शक्तिशाली है। रुकिए, ये तो बस कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कहने का एक फैंसी तरीका नहीं है। सेल्फ एफिकेसी और कॉन्फिडेंस में क्या कोई असली फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। इनमें एक बहुत महीन लेकिन जरूरी फर्क है। देखिए, कॉन्फिडेंस एक आम भावना है, जैसे मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं। लेकिन सेल्फ एफिकेसी किसी खास काम या लक्ष्य को लेकर होती है। जैसे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये पब्लिक स्पीच अच्छी तरह दे सकता हूं, या मुझे यकीन है कि मैं अगले 6 महीने में मैराथन दौड़ सकती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत स्पेसिफिक है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब मैं ग्रोथ माइंडसेट रख सकती हूँ, ये मान सकती हूँ कि कोई भी कोडिंग सीख सकता है, लेकिन अगर मुझे कल ही कोई ऐप बनाने को कह दे तो मेरी सेल्फ एफिकेसी शायद शून्य होगी। क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। हाँ। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो ये सेल्फ एफिकेसी आती कहाँ से है? बंडूरा इसके 4 मुख्य स्रोत बताते हैं। पहला और सबसे मजबूत है मास्टरी अनुभव, मास्टरी एक्सपीरियंसेस। मतलब किसी काम में खुद सफलता हासिल करना। हाँ, जब आप कोई मुश्किल काम कर दिखाते हैं तो आपका दिमाग कहता है हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास बनाने का सबसे पक्का तरीका है। दूसरा है दूसरों के अनुभव या विकेरियस एक्सपीरियंसेस। जब हम अपने जैसे किसी इंसान को कोई काम सफलतापूर्वक करते देखते हैं तो हमारे अंदर भी विश्वास जगता है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसीलिए रोल मॉडल्स इतने जरूरी होते हैं। बिल्कुल। तीसरा है सामाजिक प्रोत्साहन, मतलब सोशल परसुएशन, यानी जब कोई भरोसेमंद इंसान जैसे कोई मेंटोर या दोस्त हमें हौसला देता है, कहता है कि तुम ये कर सकते हो। हाँ। और चौथा थोड़ा पेचीदा है, वो है हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था। अच्छा। मतलब हम अपने शरीर के संकेतों का क्या मतलब निकालते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन से पहले अगर दिल तेजी से धड़क रहा है तो क्या हम उसे घबराहट का संकेत मानते हैं या उत्साह का? और जो लोग इसे उत्साह मानते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सही। और ये जो सेल्फ एफिकेसी का चौथा पॉइंट है ना, हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्था, यहीं से कुछ बहुत ही दिलचस्प और लोकप्रिय आइडियाज निकलते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, जो पूरी तरह से इसी साइकोलॉजिकल स्टेट पर खेलने का दावा करता है। एकदम सही जगह पहुंचे आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम, जो द सीक्रेट जैसी किताब और फिल्म से बहुत मशहूर हुआ। वो यही कहता है कि सकारात्मक सोच सकारात्मक नतीजे लाती है और नकारात्मक सोच नकारात्मक। आजकल सोशल मीडिया पे इसका नया रूप दिखता है। हाँ, मैनिफेस्टेशन या लकी गर्ल सिंड्रोम जैसे ट्रेंड्स में। बिल्कुल। इसका मूल आइडिया तो सुनने में काफी अच्छा लगता है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। इसके समर्थक कहते हैं कि सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उस चीज को पूरी शिद्दत से महसूस करना भी जरूरी है, जैसे कि वो आपको मिल ही चुकी हो। हाँ, और यहीं पर हमें एक संतुलित नजरिया अपनाने की जरूरत है। मतलब हमारे स्रोत साफ करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आलोचक इसे छद्म विज्ञान या प्सूडो साइंस कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी आलोचना क्या है? ये कि ये मुश्किल हालात में पीड़ित को ही दोषी ठहरा सकता है। अगर कोई गरीब है, बीमार है या किसी सामाजिक अन्याय का शिकार है, तो ये धारणा कहती है कि कहीं ना कहीं ये उसकी अपनी नकारात्मक सोच का ही नतीजा है। जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों को, जैसे कि भेदभाव या अवसरों की कमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये तो ऐसा है जैसे
किसी से कहना कि तुम बस अमीर होने के बारे में सोचो और ये भूल जाओ कि तुम्हारे पास शिक्षा या नौकरी के मौके ही नहीं है। बिल्कुल। ये सकारात्मक सोच के महत्व को तो दिखाता है, लेकिन एक्शन, मेहनत, स्ट्रैटेजी और लगन के मूल्य को बहुत कम कर देता है। सिर्फ सोचने से तो सफलता नहीं मिलती। नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या विश्वास और कर्म का कोई बेहतर संतुलन मौजूद है? और इसका जवाब हमें भारतीय दर्शन में मिलता है। स्वामी विवेकानंद के दर्शन में उनका शिक्षा को लेके जो नजरिया था वो आज की इन बहसों में एक नई रोशनी डालता है। वो शिक्षा को सिर्फ दिमाग में जानकारी भरने की प्रक्रिया नहीं मानते थे। उनके लिए शिक्षा का असली मतलब था मनुष्य निर्माण, मैन मेकिंग एजुकेशन। उनका मानना था कि सारा ज्ञान, सारी शक्ति इंसान के भीतर पहले से ही मौजूद है और शिक्षा का काम सिर्फ उस पर पड़े पर्दे को हटाना है। हाँ, उस सोई हुई शक्ति को जगाना है। ये ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रूप है। उन्होंने उस शिक्षा की कड़ी आलोचना की जो सिर्फ रटना सिखाती है और इंसान को आत्मनिर्भर नहीं बनाती। उनका जोर चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास जगाने और व्यवहारिक ज्ञान पर था। वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें और साथ ही उनमें समाज की सेवा करने का भाव भी जगे। अगर आप ध्यान दें तो विवेकानंद का दर्शन ग्रोथ माइंडसेट और सेल्फ एफिकेसी के सिद्धांतों के कितना करीब है। बहुत करीब है। वो भी यही कह रहे हैं कि इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं हैं और सही शिक्षा और माहौल से उन्हें बाहर लाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता पर उनका जोर आज स्किल इंडिया जैसी पहलों में गूंजता सुनाई देता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे जीवन संघर्ष में हम सक्षम बन सकें। और महिलाओं की शिक्षा को लेकर उनके विचार तो अपने समय से बहुत आगे थे। हाँ, उन्होंने साफ कहा था कि जब तक देश की महिलाएं शिक्षित और सशक्त नहीं होंगी तब तक देश का विकास असंभव है। वे मानते थे कि शिक्षित महिलाएं न सिर्फ अपना जीवन बेहतर बनाती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी निर्माण करती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज भारत की जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें विवेकानंद के कई विचारों की झलक साफ दिखती है। अच्छा, जैसे? चाहे वो समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर हो, मूल्य आधारित शिक्षा हो या फिर एकेडमिक ज्ञान के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना हो। पर यहाँ असली सवाल ये उठता है कि ये सब अच्छी बातें सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में रह जाएंगी या सच में हमारे क्लासरूम तक पहुंचेंगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कागज पर तो सब अच्छा लगता है। विवेकानंद का दर्शन सिर्फ एक एकेडमिक विचार नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने काफी लंबा सफर तय किया है। हाँ। हमने अपनी मूल मान्यताओं की जड़ों को समझा कि कैसे बचपन के अनुभव हमारी सोच की नींव रखते हैं। फिर हमने कैरल ड्वेक के फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के जरिए देखा कि हम अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं। और हमने एल्बर्ट बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी से ये भी जाना कि किसी खास काम को करने का हमारा विश्वास कैसे बनता है। इसके बाद हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी लोकप्रिय धारणाओं के आकर्षण और खतरों को परखा। और अंत में स्वामी विवेकानंद के दर्शन में विश्वास और कर्म का एक शक्तिशाली संतुलन देखा। बिल्कुल। ये सभी स्रोत, चाहे वो पश्चिमी मनोविज्ञान से हो या भारतीय दर्शन से, एक ही दिशा में इशारा करते हैं। वो क्या? कि हमारी मान्यताएं बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है। उन्हें पहचाना जा सकता है, उन्हें चुनौती दी जा सकती है और उन्हें बदला भी जा सकता है। बिल्कुल। तो अंत में सोचने वाली बात शायद ये नहीं है कि सही मान्यताएं क्या हैं। ये है कि हम अपनी मान्यताओं की जांच करने, उन्हें चुनौती देने और फिर सचेत रूप से उन्हें चुनने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं। एक ऐसी प्रक्रिया, हाँ, वो प्रक्रिया जो न केवल हमारी बल्कि हमारे आसपास के लोगों की क्षमता को भी उजागर करने में मदद करे।